भारत 24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद देश में सियासी दबदबा दिखाने की सियासत तेज हो गई है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, जहां पर अपनी सेना के शूरवीर जवानों का न सिर्फ उन्होंने हौसला बढ़ाया बल्कि आतंकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने 2 दिन में पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ा दी। तो आज भुज से राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान की शान यानी ब्रह्मोस से घायल पाकिस्तान को दिन में ही तारे दिखा दिए। पाकिस्तान को यह बता दिया कि अभी तो ब्रह्मोस ने ही होश उड़ाए हैं। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान ने अभी तो ट्रेलर दिखाया है, जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। आज करेंगे दहाड़ में इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह का संदेश पाकिस्तान को क्या रहा, सुनिएगा। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की अवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए। आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। चर्चा में सवाल रहेगा, भुज से पाकिस्तान को चेतावनी, नहीं चलेगी मनमानी। ब्रह्मोस का विश्वास, पाकिस्तान हो जाएगा बर्बाद। 23 मिनट का ट्रेलर, पाक देख पाएगा पिक्चर। राजनाथ की ललकार, आतंक का होगा पक्का इलाज। भारत ने रक्षा बजट बढ़ाया, दुश्मन को चेताया। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी मौजूद हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोनी साहब इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब भी हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सिद्धार्थ यादव आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया बयान पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें जिक्र ब्रह्मोस का भी रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या यह संदेश यह बताता है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में अपने आप को किस हद तक मजबूत कर चुका है कि पाकिस्तान को यह ध्यान रखना होगा कि भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल कि हम अपनी जीडीपी का आज भी 1.9% ही डिफेंस सेक्टर में लगाते हैं। क्या आपको लगता है बदलती परिस्थितियों में हमें इसका परसेंटेज बढ़ाना होगा और डिफेंस सेक्टर में और खर्च करना होगा ताकि हम मजबूती की तरफ बढ़ते हुए नजर आए? देखिए पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और दोनों ही प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं। भारत की जो इंडिजिनियस हमारी मशीनरी, हमारी ताकत, जिस प्रकार की वेपनरी भारत खुद बना रहा है, वो जो ताकत भारत की पिछले 10 सालों में बढ़ी है वो पूरी दुनिया देख रही है। आज ही एक रिपोर्ट भी छपी थी कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के, ब्रह्मोस की ताकत को लेकर के 17 देश आर इन द क्यू जो खरीदना चाहते हैं भारत की बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल। ये जो टर्न द टेबल्स हुआ है कि जहां पर हम पूरी तरीके से निर्भर हुआ करते थे अन्य देशों की सुरक्षा इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, आज वहां पे भारत ना ही अपने देश में बहुत अच्छा सुरक्षा का इक्विपमेंट, सुरक्षा के वेपन्स बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया भी वो लेना चाह रही है। और बहुत उदाहरण उसके हैं, हमारे फाइटर जेट से लेकर के हमारी मिसाइल्स तक। ये भारत की एक बढ़ी हुई ताकत है और ये ताकत हर घड़ी, हर क्षण, हर मिनट, हर दिन के साथ और बढ़ रही है। इसको हमको समझना चाहिए। जब हमने एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म हम ले आए हैं, एक प्रकार की प्रणाली हम ले आए हैं
और जब हमने उस परिवर्तन को कर दिया है सोच से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक के कि हमको ये डिपेंडेंसी को घटाना है, जो बाहर के देशों पर हमारी निर्भरता है उसको घटाते हुए आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो मैं मानता हूं कि ये एक बढ़ती हुई ताकत है जिससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भय भी होना चाहिए, क्योंकि यही तुलना अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो उसके पास जो भी है वो भीख का है। भारत के पास या तो अपना बनाया हुआ है या खरीदा हुआ है, पाकिस्तान के पास तो भीख का है। और भीख वाला कई बार अपनी भीख में मिली हुई चीज की कदर भी कम करता है, पर उसको इतना भी पता होना चाहिए कि भीख मिलनी बंद हो गई तो उसके बाद भी उसकी कठिनाई बढ़ सकती है, गड़बड़ ज्यादा हो सकती है। पर चलिए, पाकिस्तान से तो हमारी कोई तुलना नहीं है। कल ही खबर आई है कि हमारे एक और राज्य का, तमिलनाडु का जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो चुका है। महाराष्ट्र का जीडीपी ऑलरेडी पाकिस्तान से ज्यादा था। हमने जितने रफेल अभी खरीदे हैं वो तो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है, तो वो तुलना में मैं नहीं करना चाहता। पर आपने बात करी डिफेंस बजट को लेकर के, मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो डिफेंस पर जो भारत का खर्च है पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि कैसे जो सैंक्शंस के बावजूद S-400 जिसको सुदर्शन चक्र बताया गया है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे 2018 में अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद भारत ने S-400 प्रोक्योर करे, हम उसको अपनी डिफेंस लाइन में लेकर के आए और इतना मजबूत सुदर्शन चक्र हमने भारत की सुरक्षा के लिए लगाया। उसमें हमने खर्च भी किया, हमने रफेल भी लिए, हम टॉप टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे हुआ है। आज भी भारत के पास जो पिछले 5, 6, 7 सालों में हमने जो वेपनरी, जिस प्रकार का मिसाइल, जिस प्रकार का एम्युनिशन इकट्ठा किया हुआ था, वही कारण था कि किसी प्रकार की कमी ऑपरेशन सिंदूर में हमको नहीं थी। और अगर ये लंबा और भी चलता तो और भी भारत को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। पर जीडीपी को लेकर के अनुपात में जो खर्च है, उस संख्या के साथ साथ हमको बजट की जो अनुपात में खर्च है और जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो खर्च है, उन दोनों फिगर्स को भी हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये खर्च बढ़ा है और बढ़ना चाहिए। डिफेंस को और मजबूत करना चाहिए। हम जानते हैं कि किस प्रकार से अब हम एक 2.5 फ्रंट का, 3.5 फ्रंट का वॉर लड़ने के लिए भारत को सदैव तैयार होना चाहिए और उसको देखते हुए देश की सरकार और देश की सेना सजग है। एक बात निश्चित तौर पर है और ये बात कह के मैं समाप्ति करूंगा, जो आज देश की सेना को चाहिए देश की सरकार उनके साथ खड़े होकर के दे रही है। ये वो दौर जा चुका जब हमारे जो जैकेट्स हुआ करती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जो स्कोप लगा करते थे गन्स के ऊपर, जिस प्रकार की वेपनरी की आवश्यकता होती थी वो नहीं मिला करती थी। 80 के दशक के बाद, बोफोर्स के बाद कोई तोप नहीं हम खरीद पाए। हम उसी तोप से चुनाव लड़ते रहे और उस बोफोर्स में भी क्या हुआ था वो तो जाने का विषय नहीं है। आज वो दिन नहीं रहे। जो सेना की आवश्यकता होगी वो देश की सरकार, देश के लोग उनके साथ खड़े हैं और अपनी सेना को, जो विश्व की सबसे पराक्रमी सेना है, और मजबूत करने का काम हम करें। ठीक है, आपने क्योंकि पिछली सरकारों का भी जिक्र किया, रोहित चौधरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चूंकि रिटायर्ड कर्नल हैं तो मुझे लगता है और उनकी एक्सपर्टीज इस पर हमें मिल सकती है। लेकिन अगर क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान की बात रोहित चौधरी साहब मैं करूं तो तेजस अर्जुन टैंक जैसी परियोजना उस समय भी शुरू हुई थी। 10 साल में डेफिनेटली एक हमने बड़ा देखा है कि बहुत ही एक बड़ा स्टेप डिफेंस सेक्टर में लिया गया। हम बहुत तेजी के साथ भी आगे बढ़े हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो सरकार के प्रयास हैं और आत्मनिर्भर भारत जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, यूपीए सरकार में भी डिफेंस सेक्टर में वो देखने को मिला है, उसमें हमें और ज्यादा करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम बाकी देशों के कंपैरिजन की बात करते हैं, हम हथियारों के बाजार में भारत की धमक को देखना चाहते हैं, जो भारत में बने हथियार हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका जैसे देश या चीन जैसे देश कितना ज्यादा उस पर खर्च करते हैं। और अगर पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से मैं समझूं तो चीन और भारत की पॉपुलेशन वेरी क्लोज, लेकिन हम फिर भी उससे ऊपर हैं। मैं यही समझना चाहती हूं कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में, डिफेंस सेक्टर में सरकार के कदम, क्या आपके भी सुझाव इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, किस तरीके से बढ़ना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, पहले तो ये भारत देश जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है 47 से लेके एक बड़ा डेवलपमेंट का जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये अगर बिल्कुल आप आइसोलेशन में देखना चाहते हैं कि 2014 से लेकर अब तक ही सिर्फ हमारे देश की डेवलपमेंट हुई है, तो मेरे ख्याल से शायद हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं वो शायद सही नहीं है। मैं इनके फैक्ट्स थोड़े से क्लियर करना चाहता हूं। जिस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ये कह रहे हैं, तो इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो जहां से ये इसका सृजन हुआ है, जहां से शुरुआत हुई है, ये 1982 के अंदर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कलाम के अंडर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और उसके बाद हमने इसमें नाग, आकाश, पृथ्वी, अग्नि
और अग्नि के कई वेरिएंट्स ये हमने डेवलप किया। और उसके बाद फिर हमने एक इंडिजिनस 97 के अंदर ब्रह्मोस का प्रोजेक्ट हमने जॉइंट डेवलपमेंट का लॉन्च किया। क्योंकि मैं पृथ्वी मिसाइल का स्पेशलिस्ट हूँ, क्वाड्राट मिसाइल का स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। तो ये कोई 2014 की नई कहानी नहीं है। 2006 के अंदर हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो एक सिस्टम था, उसको यूपीए सरकार के अंदर उसका एक नया तरीका डेवलप किया गया, बनाया गया कि भी कोई भी चीज हम बाहर से खरीदते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए। वो बाय एंड मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें जो है ये उसी 2006 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल का हिस्सा है, जिसके अंदर अलग अलग सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंदर वो 30%, 50%, 70% जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो डेवलपमेंट है और जो वर्क है और जो कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो हिंदुस्तान में ही होती थी। और जहां तक बात है ब्रह्मोस के बारे में, अगर मैं कहना है स्पेसिफिक, क्योंकि आज ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा एक जो हमारे लिए एक सिर का ताज बन चुका है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसको प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसके बताना चाहता हूं कि 2007 के अंदर 2006 के अंदर इसकी जो हमने मैन्युफैक्चरिंग सारी टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी। और तब भी बहुत सारी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास आया करते थे, लेकिन पहले हमें अपनी नीड्स को पूरा करना था। उसके बाद इसी तरह से वेपन लोकेटिंग रडार, LLTR, AESA, एवाक्स, ये सब जो है हमारे यहाँ पे इंडिजिनियसली डेवलप किए हुए हैं। तो इसलिए अगर ये कहे कि 2014 के बाद ही हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये आने वाले 10, 20, 30 साल में सरकार कोई भी आएगी तो ये प्रोजेक्ट से चलते रहेंगे। तो इसका श्रेय जो सिर्फ ये 10 साल का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, नो, इट इज नॉट 10 साल का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये जिस तरह से 74 के अंदर हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, हमने आर्यभट्ट का किया था, हमारे स्पेस प्रोग्राम्स डेवलप हुए हैं, फिर उसके बाद इंडिजिनस हमारे तेजस की डेवलपमेंट हुई है, फिर क्रैंक की डेवलपमेंट हुई है। और ये जो गन्स की बात कर रहे हैं 87, ये जो बॉफर्स की बात कर रहे हैं, बॉफर्स ने 99 के कारगिल युद्ध के अंदर बहुत कारगरता सिद्ध की हुई है। और उसके बाद हाउइट्जर गन्स के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने डेवलप की है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं अपने साथियों का मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता था अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कर्नल साहब, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पिछली सरकारों ने, आपने या बीजेपी की सरकार ने जो काम किया, अच्छी बात ये है कि एक ही देश के लिए किया, मतलब भारत देश के लिए ही किया। तो क्रेडिट हाँ, मतलब उसमें हम बहुत ज्यादा ना जाते हुए, मैं तो सीधे ये कहती हूं कि आप और बीजेपी साथ में, कांग्रेस बीजेपी साथ में मिलकर किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ देश की पार्टीज नजर आई, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है। जी, ये 1999 का जो कारगिल युद्ध था, उसके बाद उस समय पे पूरा देश एकजुट था और ऑपोजिशन पार्टीज, सरकार और हमारी सेनाएं सब एकजुट थे, एक मुश्त होकर उन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा और जीते। और उसके बाद अब ये 2025 में भी 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, उसके अंदर क्या ऑपरेशनल इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी फेलियर वगैरह किए थे, उसके बारे में ना बात करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी और हमारे देश ने एकजुटता दिखाई और वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, सरकार और सेना, ये सब एक मुश्त होकर इस लड़ाई को लड़े हैं। ठीक है। और अब क्योंकि सरकार डेलीगेशन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी युद्ध के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमने 100% अचीव किया है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम शॉर्ट रह गए हैं, कम रह गए हैं, क्योंकि 10 मई को जिस तरह से हमारे ऊपर एक यूएस स्पॉन्सर्ड जो सीज फायर है वो थेपा गया है और ट्रंप साहब वो बार बार कहते जा रहे हैं, 5 जगह पर उन्होंने कहा है कि हम व्यापार ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने लेकिन एक बात पर यू टर्न भी लिया, एक बात पर उन्होंने फिर यू टर्न भी लिया कि मैंने सीज फायर नहीं कराया। और डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़बोले हैं सर, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हीरो बनना चाहते हैं ये बताने की भी जरूरत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप शायद क्या कहते हैं खुद ही भूल जाते हैं। कर दिया सर, क्लियर कर दिया
दिया, कि सीज फायर को उसको लेकर भी क्लियर कर या दिया, तो ट्रेड रिवर्ट को करे, लेकर भी भारत मना ने क्लियर करे कर दिया। या एक्सेप्ट करे। सर इन सब बातों को क्लियर किया है सरकार ने, बार बार क्लियर किया है। ट्रेड को लेकर भी भारत सरकार की तरफ से बयान आया है सर, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कह दिया गया कि हम न्यूक्लियर धमकी नहीं सहेंगे किसी की भी। ये सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज नहीं था, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर एक उस कंट्री को मैसेज था, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद क्यों ना हो, जो किसी भी बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, सिद्धार्थ जी से सर जवाब ले उसको सेंटर स्टेज पे ला ठीक दिया है, गया है। सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेती हूँ। सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, मैं हमारे कांग्रेस साथी के प्रवक्ता कर्नल साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ। कुछ धर्म संकट की स्थिति मेरे लिए भी है क्योंकि वो पूर्व सैनिक हैं, पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक बातों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, पर बहुत राजनीति में नहीं जाऊंगा। कोई दो राय नहीं है, देश की सेना ने बहुत अलग अलग समय पर और देश के सरकारों ने भी अलग अलग समय पर अपना योगदान दिया है, पर मैं सिर्फ चूंकि डेटा में सामने रहता है तो उसका हम फर्क नहीं कर सकते। हमारी देश की सेना की जो आवश्यकताएं आज आधुनिक समय में पूरी होनी चाहिए, वो हमारी देश की वर्तमान सरकार पूरी कर रही है। ये देश के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं बताना चाहिए। अगर पहले नहीं होता था तो मैं आपको डेटा दे देता हूं। एक 2014-15 के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन भारत के अंदर था वो 46,000 करोड़ का था। आज वो 174% बढ़ करके 1,27,000 करोड़ का है। 174% बढ़ करके 10, 20, 30, 40% बढ़ के नहीं, 174% बढ़ करके। और ये आवश्यकता अनुसार है, माने आवश्यकता पहले भी थी, शायद नहीं हुआ होगा। जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स भारत के अंदर थे वो पहले 1,941 करोड़ के थे और वो आज बढ़ करके 21,000 करोड़ के हो गए, लगभग 21 गुना हो चुके हैं। तो जब ऐसा डेटा भी हमारे सामने होता है और जिस प्रकार के एडवांसमेंट हम करते हैं, मैं मानता हूं कि उसका सम्मान भी हमको होना चाहिए और गर्व भी हमको होना चाहिए। तभी हम एक न्यूट्रल देशवासी के नाते भी हम इस बात को कह पाएंगे। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, अभी हमारे पूर्व सैनिक और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, पर उनकी बातों में और कांग्रेस पार्टी की बातों में कुछ फर्क है। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि उनके नीचे से आप प्रवक्ता हटा दीजिए, कुछ हटा दीजिए, वो भारत के एक वीर सैनिक रहे हैं, पर वो कभी भी सिद्धरामैया वाली बात नहीं कह सकते। वो कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री वाली बात नहीं कह सकते कि युद्ध में नहीं जाना चाहिए। वो सैफुद्दीन सोज वाली बात नहीं कह सकते कि अगर पाकिस्तान ने नहीं किया है तो पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। आज देश की सेना कह रही है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, डीजीएमओ कह रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी विश्वास न करके अगर पॉलिटिसाइजेशन करना चाहती है तो मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को बचना चाहिए। और अभी खबर आई है कि कर्नाटक के कांग्रेस के एमएलए ने सबूत मांगे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इन पर सिद्धार्थ जी मैं भी नहीं जाऊंगी, और इसीलिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि ऐसा कोई भी बयान टॉप लीडरशिप की तरफ से नहीं दिया गया। कोई ऐसा बयान जो सरकार के विरुद्ध जाता हो राहुल गांधी की तरफ से नहीं दिया गया, सोनिया गांधी की तरफ से नहीं दिया गया। और ये बहुत क्लियर था कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। नहीं सर, मैं आला कमान, फिर आला कमान सर, फिर मैं आला कमान पे आ जाती हूँ। मैं आपकी बात मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन उनकी तरफ से भी बार बार ये रिमाइंडर्स दिए गए कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम भी उनको उतनी गंभीरता से नहीं लेते, छोड़ देते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है और उतनी महत्ता उस बात की है नहीं। आलोक साय साहब, आपके पास आते हुए न सिर्फ ब्रह्मोस की बात की, आपको लगता है कि ब्रह्मोस की ताकत जिसका जिक्र आज राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया, पाकिस्तान को यह कैसा संदेश गया? क्या पाकिस्तान को भारत की आत्मनिर्भर शक्ति से डरना चाहिए? जिस तरीके की भारत की तैयारी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो आगे की तैयारी भारत कर रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान को चिंतित होना चाहिए? या फिर आईएमएफ से मिले हुए बेल आउट पैकेज और शहबाज शरीफ का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान की भरपाई हम उस पैसे से करेंगे, यानी जहां राजनाथ सिंह ने इस बात का शक जताया कि इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए फिर से होगा, पाकिस्तान वही करने लगा? पूर्णिमा जी, $1.3 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज आईएमएफ ने दिया है, उसको अभी भी रोकने का प्रयास भारत सरकार पूरी तरह से कर रही है। अभी भी वो प्रयास जारी है। आज भी स्टेटमेंट आया था हमारे रक्षा मंत्री का। और लेकिन मैं एक बात बता दूं भारतवासियों को कि चाहे वो पूरा पैसा अपने डिफेंस सेक्टर में लगा दे, फिर भी वो भारत से कैचअप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, मैं आपको बताता हूं। भारत का हमारा जो रक्षा बजट है ना, पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ा है। 2013 में हमारा रक्षा बजट जो था वो 2.53 लाख करोड़ था। 14-15 में 2.29 था और आज के डेट में 6.81 लाख करोड़ है। साहिब साहब, 21 के बाद फिर कम भी हुआ था। हाँ, देखिए वो ठीक है। हाँ। और वो कम हुआ था, लेकिन हमने किस तरफ पैसा लगाया ये आप नहीं देखिए। हाँ। आप ये देखिए कि डीआरडीओ में हमने बजट कितना बढ़ाया। हाँ। ये भी देखना पड़ेगा ना। डीआरडीओ का काम हमारा रक्षा के क्षेत्र में ही हो रहा है।
अब जैसे डीआरडीओ पे हमने इस बार जो है 25-26 के बजट में 26,816 करोड़ पैसा लगाया है, और जो 12.41% ज्यादा है लास्ट ईयर से। और डीआरडीओ के साइंटिस्ट जिस तरह से रिमार्केबल काम कर रहे हैं पूर्णिमा जी, अभी आगे आने वाले दिनों में देखिए, अब ये युद्ध का पूरा स्वरूप भारत चेंज कर देगा। अब हमारे पास ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, हम जो लेजर वेपन्स की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, वो स्वार्म ड्रोन्स के अटैक को 100% थ्वार्ट करने, उसको हम बर्बाद कर सकते हैं। कोई स्वार्म अटैक, कोई ड्रोन अटैक हमारे ऊपर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। इवन लेजर वेपन्स में भी एक हमने खास किलोवाट का लेजर वेपन डेवलप कर लिया है। अब उसकी सिर्फ वॉटेज बढ़ाने की जरूरत है। 2 लेवल पर ऑलरेडी हो चुका है काम, और इसका इंडक्शन आर्मी में तेजी से हो रहा है। हमने जिस तरह के लॉन्ग रेंज के सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है, उसका टेस्ट प्रशिक्षण 2024 में ही हो चुका है, जिसका स्पीड जो है वो 8 to 10 मैक है, हाइपरसोनिक स्पीड। कोई डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ नहीं सकता है। लॉन्च एंड फॉरगेट वाली टेक्नोलॉजी है। 1500 किलोमीटर उसका रेंज है। तो हम अब आने वाले दिनों में, पूर्णिमा जी आप विश्वास मानिए, भारत एक ऐसी विश्व शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा, और इसका मुख्य कारण होगा हमारी सेल्फ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सिर्फ 1-2 वर्षों की बात है। कुछ चीजों में जहां पर गैप है, जैसे एमसीए जैसे एमसीए का प्रोजेक्ट है, वहां पर भी गैप है, टाइम लग रहा है हमको। बिल्कुल सर, और मैं मानती हूं, और मैं तो चाहती हूं कि ये हो, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि सरकार इसकी तरफ काम ही कर रही है। इनफैक्ट अभी डीआरडीओ की तरफ से आज ही हमने एक खबर बताई कि कैसे मानव रहित फाइटर जेट, फिर दूसरी तरफ डीआरडीओ की तरफ से बॉर्डर पर रोबोटिक डिफेंस फोर्स, ये सब कुछ है जो डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, और यही एक संदेश। लेकिन विनोद दत्ता साहब, आज ऐसा पहली बार हुआ जब रक्षा मंत्री की तरफ से आधिकारिक उन हथियारों का जिक्र किया गया, फिर चाहे वो ब्रह्मोस हो, फिर चाहे स्कैल्प हो, या फिर बाकी जो हथियार जिनका हमने इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। दूसरी तरफ एक और बयान जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर आईएईए की निगरानी की मांग। आपको लगता है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी इंटरवेंशन और जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए, वो बार बार ये कह रहे थे कि परमाणु युद्ध हो जाता तो इतनी मौतें हो जाती, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। आपको लगता है कि ये भी एक बहुत क्लियर मैसेज है और ये इम्पोर्टेंट था? देखिए, भारत की जो सरकार है वो एक बड़ी जिम्मेदार और मैच्योर सरकार है। जिस तरह से माननीय रक्षा मंत्री जी ने ये संदेश दिया है, क्योंकि हम हर चीज को कहते हैं ना, तरतीब और तरकीब से काम करते हैं। भारत ने ये विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि साहब उसके जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, या न्यूक्लियर इन्वेंट्री है, उस पर निगाह रखी जाए। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के सूरत हाल है, पाकिस्तान में जिस तरह की हुकूमत है, उस पे बिल्कुल विश्व के लिए ये एक बहुत घातक सिचुएशन है। क्योंकि वहां देखिए, पाकिस्तानी सेना का पूरा कब्जा है उस हुकूमत पे, वहां दहशतगर्दों का पूरा मतलब कब्जा है। अपनी बात को पूरा करेंगे विनोद दत्ता साहब? देखिए, मैं ये कह रहा था कि भारत ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं वो बिल्कुल सही प्रोसीजर के हिसाब से है, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से लिए हैं। जिस तरह की हुकूमत पाकिस्तान में है, क्योंकि वो जो सियासी उनके जो लीडरान हैं, उनकी कोई चलती नहीं है वहाँ पाकिस्तानी सेना और ये जितनी तंजीमें हैं दहशतगर्दों की, इनका वहाँ बोलबाला है। और जिस तरह के गैर जिम्मेदार, जिस तरह के वो मतलब रेडिकलाइज हो चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी खुद रेडिकलाइज हो चुकी है, तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को पास न्यूक्लियर इन्वेंट्री होना पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो भारत ने जितने P5 कंट्रीज हैं, और जितने मतलब जो ये सोचते हैं कि साहब हम एक पूरी दुनिया की एक ताकत हैं, उनको आगाह किया है कि इस पे निगरानी इंटरनेशनल लेवल पे रखनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी कर गुजरने के चक्कर में है। देखिए, एक चीज होती थी आईईडी, आपने काफी सुना होगा कि साहब आईईडी ब्लास्ट हो गया, हाँ जी सर, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। एक नई चीज शुरू हो रही है
जिसमें कहते हैं आईएनडी, इम्प्रोवाइज न्यूक्लियर डिवाइस। तो ये जो दहशतगर्द है, और आजकल का जो दहशतगर्द है वो बड़ा टैक्स हैवी है। वो जमाने लग गए कि साहब वो केवल अपनी मतलब कोकेन खाई या ड्रग्स लिए और फायरिंग शुरू कर दी। ही इज अ वेरी हाईटेक पर्सन। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं भारत को चाहिए, दूसरा इंटरनेशनल जो फोरम है उनको भी ये चाहिए कि साहब केवल लिप सर्विस न दें। आप ये देखिए, ट्रम्प साहब तो बहुत बड़े गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं। मैं उनको कोई बहुत बड़ा मैच्योर पॉलिटिकल लीडर नहीं मानता हूं। तो इस तरह की जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, पहली बात उन्हें गुरेज करना चाहिए। दूसरी चीज, उनको संज्ञान लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में है, तो इसलिए हर जगह आधे से ज्यादा युद्ध तो वो शुरू करवाते हैं अमेरिका वाले, और फिर खत्म भी वही करवाते हैं उनके हिसाब से। जी, वही मैं कह रहा हूँ। सर, हेडलाइंस अगर रेडी है तो मुझे बताइएगा, वरना मैं सोडी साहब के पास जाती हूँ। सोडी साहब, आपके पास आते हुए पाकिस्तान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद शायद ये सोच रहा होगा सर कि अब नाश्ता जो है कम से कम 1 घंटे में खत्म करें, ताकि अदरवाइज नाश्ते के साथ साथ रिटेलिएशन भारत की तरफ से हो रहा है और जो पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है उसको थोड़ा और समय कम से कम मिल जाए। बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट, बट सबसे बड़ी बात सर कि आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं कि भारत को अब जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके पड़ोसी मुल्क आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान को मदद मिल ही जाती है, जैसे कि IMF से उसको मदद मिली, टेरर फंड वो करने की उसकी आदत है और शायद उसका तरीका ही वही है और वो उसको कंटिन्यू रखेगा। आपको लगता है कि जो रक्षा बजट और रक्षा बजट में जो बाइफिकेशंस एक्सपेंडिचर के हिसाब से होते हैं, या दूसरी तरफ हम 2.5% तक अपनी GDP के हिसाब से हमें जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कुछ बदलाव बहुत जरूरी हैं। जय हिंद पूर्णिमा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। पूर्णिमा जी, 2 महीने पहले 17 मार्च किसी साल जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कि वास्तविकता है, अनकोट। 2 साल पहले 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है साफ शब्दों में, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी। देखिए पूर्णिमा जी, पाकिस्तान तो हमारे लिए कभी कोई मिलिट्री प्रॉब्लम थी नहीं। हमने 4 युद्ध पाकिस्तान को हराए, हमने 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में भी कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे आने वाले 1 दशक में है, वो है 2035 की 2 फ्रंट वॉर। और जो आपका मूल प्रश्न है, हमारा रक्षा बजट 2019 में 2.5% ऑफ GDP था, जो कि घटते घटते इस साल 1.9% ऑफ GDP हो गया है। आज ही भारत सरकार ने ऐलान किया कि 50,000 करोड़ रुपए एडिशन दी जाएंगे अगले ये पार्लियामेंट सेशन में। मैं इस डिसीजन को वेलकम करता हूं। पूर्णिमा जी, हमें अगर 2 फ्रंट वॉर के लिए टैकल करना है, हमें कम से कम 3% ऑफ GDP बजट डिफेंस के लिए चाहिए होगा अगले 1 दशक तक, क्योंकि 2035 में 2 फ्रंट वॉर निश्चित है। ये बहुत बड़े थिंक टैंक्स भी कह चुके हैं। मेरे को 2 मिनट देना प्लीज। देखिए पूर्णिमा जी, जहां तक बात है सैनिक तैयारी की, लगातार सेनाएं 1947 से सैनिक तैयारी करती आई हैं। अब जो भी हमें मिला है, हमने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले समय का जो 2 फ्रंट वॉर होगा वो 6 डोमेन में होगा। उसका एक ट्रेलर हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो भी लड़ाइयां हुई, लैंड, सी, एयर में हुई, लेकिन अब जो लड़ाइयां होंगी 6 डोमेन में होंगी, लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। कल ही खबर आई है कि बांग्लादेश में लंबोरी घाट जो जगह है, जो कि चिकन नेक से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पे चीन एक हवाई अड्डा बनाने की प्लान कर रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन एक पाकिस्तानी एजेंसी करेगी। यानी कि जो 2 फ्रंट वॉर की हम बात कर रहे हैं, वो अब 2 बदल के 3.5 भी हो सकती है, क्योंकि 0.5% तो हमारा अंदरूनी टेररिज्म है ही। और जिस तरह से बांग्लादेश हमारे खिलाफ पिछले साल 5 अगस्त से होता गया है, हमें वो भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होना होगा। इसलिए हमें रक्षा बजट कम से कम 3% ऑफ GDP करना होगा अगले 1 दशक के लिए। अन्यथा हम 2035 में फिर आपके शो पे, इसी चैनल पे डिस्कस कर रहे होंगे 2 फ्रंट वॉर या 3.5 फ्रंट वॉर।
सिद्धार्थ जी, वापस एक बार आपके पास आना चाहूंगी। और जो सोढ़ी साहब ने कहा, मेरा भी वो मूल सवाल था जब शुरुआत में मैंने आपसे चर्चा की कि किस तरीके से बजट बढ़ा, और 2.5 जो अभी हमने बताया कि 21 में बढ़ा था, फिर उसके बाद 1.9 तक हम पहुंच पाए। लेकिन बदलती परिस्थितियों के बीच में और एट द सेम टाइम न सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए, बल्कि कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जैसे यूएस है, जब भी कहीं पर वॉर की सिचुएशन आती है तो यूएस वहां पर एक ऐसा देश नजर आता है जो अपने हथियारों को बेचने का मार्केट क्रिएट करता है कि हम हथियार बेचें। आज की तारीख में हमने भी इसकी शुरुआत की, न सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए, बल्कि आर्मेनिया जैसे देश या बाकी देश जो हमसे हथियार खरीद रहे हैं। क्या भविष्य में आत्मरक्षा के साथ साथ हथियारों का बाजार भी भारत को बनना जरूरी है? उससे न सिर्फ भारत की धाक बढ़ेगी, बल्कि भारत की शक्ति को वो लोग भी मानेंगे जो अभी तक उसे नजरअंदाज करते रहे। देखिए, निश्चित तौर पर मार्केट बनने के लिए कुछ समय लगता है पूर्णिमा जी। अमेरिका ये काम बहुत लंबे समय से कर रहा था, पर जिस प्रकार का भारत जिस क्वालिटी का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है, अगर मैंने जो डेटा आपके शो पे बताया था कि 21 फोल्ड का इंक्रीज हो गया है, लगभग 1800 करोड़ हम 10 साल पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज हम 21,000 करोड़ से ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो एक वैश्विक देशों में, वैश्विक मंचों पर भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के एक जिस प्रकार की अश्योरेंस या कॉन्फिडेंस लोगों के मन में आ रहा है कि भारत की डिफेंस प्रोडक्शन की परचेज और उसकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही है, मैं मानता हूं ये बहुत अच्छे संकेत हैं। ये समय के साथ बढ़ना ही है और तेज गति से बढ़ना है। रही बात हमारी तैयारी की और हमारी बजटिंग की, मुझे लग रहा है कि विंग कमांडर आलोक जी ने तो और आपने भी क्या हमारा बजटरी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसके आंकड़े तो दिए, पर मैं आंकड़ों से बढ़ करके एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ सरकार की एक इंटेंशन, देश की एक इंटेंशन, देश की सत्ता की मंशा, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है देश की सेना और देश की सेना को मिलने वाली सुविधाएं, उनको मिलने वाले उपकरण, उनको मिलने वाले वेपन्स के लिए। आज देश की सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, हमें अपनी सेना को हर आधुनिक हथियार के साथ लैस करना है। हमें उनको हर आधुनिक मिसाइल के साथ, हर आधुनिक वेपनरी के साथ और हर सुविधा के साथ लैस करना है। जहां तक हम अपने हमारे सैनिकों को वो मजबूती दे सकते हैं, सरकार हर फ्रंट पर जाकर के, चाहे फिर वो रिसर्च के लिए पैसा बढ़ाना है, साइंस के लिए पैसा बढ़ाना है, डायरेक्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर में पैसा बढ़ाना है, सरकार उसको कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत आश्वस्त करने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला और गौरवान्वित करने वाला विषय है, और देश की जनता को और देश की सेना को भरपूर भरोसा है कि आज देश की सेना अपने पराक्रम को दिखाने में किसी भी हद में पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि देश की सरकार और देश की जनता उनके साथ खड़ी। ठीक है, बिल्कुल आप, लेकिन साथ ही कहने वाले सर ये भी कहते हैं, और ये भी एक जनभावना ही है कि सरकार के शायद टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में इस वक्त डिफेंस सेक्टर की मजबूती और पैसा खर्च करने के लिहाज से डिफेंस सेक्टर होना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए, बाकी सब चीजें चलती रहेंगी। देखिए पूर्णिमा जी, निश्चित तौर पर हमारा डिफेंस पर सबसे बड़ा जो रेशियो या एब्सोल्यूट फिगर्स में खर्च देश का हो रहा है, देश बहुत बड़ा खर्च कर रहा है। आवश्यकता अनुसार इस खर्च को और भी बढ़ाया जाएगा। हमको और अपने थ्रेट्स को असेस करते हुए, हमारे फ्यूचर आउटकम जो होने हैं उनको असेस करते हुए देश की सेना की आवश्यकता अनुसार और परचेजेस बढ़ानी होंगी। कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। भारत आज आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत देश है। हम 1,90,000 करोड़ का जीएसटी एक महीने में कलेक्ट कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में एक इतने मजबूत स्थान पर खड़ी है कि हमको उन फंड्स को जहां आवश्यकता होगी, आज ये स्थिति हमारे सामने, निश्चित तौर पर डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आप इसको आने वाले समय में देखेंगे। हम ऑलरेडी और अन्य जो हथियार है, एडवांस वेपनरी है, उसकी बात अन्य देशों से भी कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है और देश को इस प्रकार की मजबूती मिलनी चाहिए। नेतृत्व की मंशा भी यही है। ठीक है, कर्नल साहब आपके पास आते हैं, चौधरी साहब, क्योंकि हम फिर कंपैरेटिव स्टडी, और मैं एक्चुअली में आज आपसे, सर माफ़ी के साथ भी, लेकिन मैं आपसे कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आज चर्चा बहुत कम कर रही हूँ। फिर भी एक तरफ सरकार ने तय किया कि डेलीगेशन भेजेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में भेजेंगे, उसमें आप लोगों के भी सांसद मौजूद रहने वाले हैं, आप लोगों के भी बड़े बड़े चेहरे। सरकार के इस मूव को आप कैसे देखते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जब आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना हो, जब वो लोग जिनकी मदद भारत ने हमेशा की वो मौका नहीं छोड़ते हमको आग दिखाने का?
कभी ना कभी वो ऐसा कर ही देते। तो ऐसे में ओवरऑल और बड़े लार्ज स्केल पर हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना चाहिए। देखिए, ये कूटनीति, राजनीति और रणनीति, ये तीनों का एक मिश्रण है जिससे देश चलता है। और देश की सुरक्षा, उसके लिए रणनीति बड़ी जरूरी है। और जो हमारी देश की मिलिट्री है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस, तो पूरी तरह से सक्षम है। 1971 में भी वो सक्षम थी, जब बांग्लादेश का जंग किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और आज भी वो पूरी तरह से सक्षम है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर से हमें एक क्लैरिटी सबके दिमाग में एक दोबारा से सबके सामने आ गई कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है वो अभेद्य हैं। उनको उनसे बेहतर वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्सेस। नाउ अब दूसरी बात जो आती है कि जो राजनीति है वो इसको परे रखते हुए हम जो कूटनीति है, जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर है, वो हमें करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है कि जिस तरह से सीज फायर हुआ है और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट बार बार एक जगह नहीं 5 जगह जाकर उन्होंने लगातार ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो कूटनीति है वो वहां पे विफल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा है, रिआइट्रेट करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में एक डेफिसिट आया है जो मुझे महसूस हो रहा है। दूसरी चीज, जब भी कहीं पे वॉर्स होती हैं, वॉर्स के अंदर उससे पहले भी एक पूरा एक इंटरनेशनल फोरम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने न्यूट्रल पार्टीज के साथ एक माहौल तैयार किया जाता है। तो शायद हो सकता है कि ये 22 अप्रैल से लेके और अब तक इतना बड़ा समय हमें नहीं मिल पाया कि हम ये सारी चीजें जो सपोर्ट जनरेट कर पाए। लेकिन आज भारत इस स्थिति में है, इंडिया इस स्थिति में है, मजबूत है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस फोर्सेस की मालिकाना अख्तियार रखते हैं। तो इसलिए आज कोई भी इंटरनेशनल फोरम के अंदर हमारे ऊपर आंख उठाने के लिए आंख नहीं उठा सकता है। ठीक है सर। अमेरिका ने जरूर कहा है, चाइना ने भी इस पूरे दौरान, इस पूरे 15-20 दिन के जो समय था, उसके अंदर रेस्ट्रेन बरतने का काम किया, लेकिन हम उसके प्रति भी सजग हमें रहने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फोरम के अंदर जो हमें एक समन्वय बनाना है या अपनी एक सपोर्ट जनरेट करनी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमें सपोर्ट जनरेट करनी है, तो उसके लिए कूटनीतिक तौर के ऊपर हमें काम करने की बहुत जरूरत है। अगर जवाब 30 सेकंड्स में सिद्धार्थ, हमेशा साथ है। ठीक है सर, 30 सेकंड्स में सर जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि बस लास्ट लैप में हूं मैं, तो 1 मिनट का टाइमर रखते हो, फिर सबसे क्लोजिंग कमेंट लूंगी सर। मैं बिल्कुल एक छोटा सा जवाब दे देता हूं, और मैं कर्नल साहब को और आपके दर्शकों को 2 बातें बताना चाहता हूं। कूटनीतिक जीत भारत की कैसे है और कैसे भारत ने एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है, मैं आपको बता देता हूं। 31 के वॉर के अंदर जब भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था, 1 दर्जन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव आए थे। हमको रशिया को रिक्वेस्ट करके वीटो करवाना पड़ा था कि उसको रोकना पड़ा था। कितने प्रस्ताव आए इस बार? किसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ किया? ये हमारी कूटनीतिक जीत है। सबसे कॉमन, भारत के खिलाफ आप लड़ने जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC, हमेशा अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट लाया करती थी, और ज्वाइंट स्टेटमेंट लाकर पाकिस्तान का समर्थन करती थी। कहां की है ज्वाइंट स्टेटमेंट? ये कूटनीतिक विजय जो भारत की हुई है, न्यू नॉर्मल जो हुआ है कि टेररिज्म भी एक्ट ऑफ वॉर है, इन बातों को हमको रियलाइज करना चाहिए और विदाउट बायस बात। ठीक है, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे। साय साहब, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए जो कर्नल सोधी साहब ने बोला बिल्कुल सही कहा कि अगर 2 फ्रंट वॉर हमको देखना है भविष्य में, तो हमको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। भले ही हम जैसे 12.4% हमने बढ़ाया है इस बार डिफेंस बजट, और लेकिन जो डिफेंस बजट जीडीपी के अनुपात में जब हम देखते हैं ना, तो कुछ वर्षों में डाउन हुआ था। वो इसलिए डाउन नहीं हुआ था कि हमने बजट कम कर दिया था, वो इसलिए डाउन हुआ था कि हमारी जीडीपी ज्यादा तेजी से बढ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। तो लेकिन चूंकि अगर हमको 2 फ्रंट वॉर देखना है, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, उसी अनुपात में हमको डिफेंस बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ 12-14% डिफेंस बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, और उनका कहना सही है कि कम से कम 3% प्लस हमारा डिफेंस बजट होना चाहिए अगर हमको 2 फ्रंट वॉर को संभालना है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। सोडी साहब, क्लोजिंग कमेंट सर आपसे।
पूर्णिमा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर में भारी सैनिक जीत मिली है और यही हमें अब इस पे कैपिटलाइज करना होगा। जो भी लेसन्स लर्नड हैं, डेफिनेटली हमारी डिफेंस फोर्सेस उस पे काम करेंगी। जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, सारी चीजों पे काम होगा, क्योंकि अगली जो बड़ी चुनौती है वो हमारी टू फ्रंट वॉर की है। हमारे पास 1 दशक का समय है। मेरे को भारत सरकार पे, सेना, नौसेना, वायुसेना, 142 करोड़ नागरिकों पे पूरा भरोसा है कि हम 1 दशक पे अपनी पूरी अव्वल तैयारी करेंगे। ठीक है सर। दत्ता साहब, टाइमर रख रही हूं, प्लीज अपनी बात को पूरा करें। दत्ता साहब, अनम्यूट करेंगे प्लीज। जिस तरह की वॉरफेयर अनफोल्ड होती जा रही है, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर है और टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलती है और आउटस्मार्ट हो जाती है, तो केवल फिगरेटिव इंक्रीज दिखाना बजट में मुनासिब नहीं होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कैसे एस्केलेशन फैक्टर, किस तरह से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है और किस तरह से जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी जो कॉस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इंक्रीमेंटल जो बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं उनको एडवांस करना भी बहुत जरूरी है। सरकार इस पर फोकस कर रही है, विपक्ष का साथ है, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम पर लगातार ये कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना होगा और भारत को हर एक जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज शायद ही आने वाला है। शुक्रिया आपका सिद्धार्थ यादव, रोहित चौधरी सर, थैंक यू वेरी मच, आलोक सहाय साहब, JS सोढ़ी साहब, विनोद दत्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।